हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन और बोर्ड की परीक्षाओं में अनेक प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है जिसके कारण एक जात से, एक पेरेंट से उसके संतत में उसके पेरेंटल कैरेक्टर कैसे पहुंचते हैं, इसी पर आज का टॉपिक हमारा आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलाम नबी आपको आज लिंकेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लिंकेज या सहलग्नता, ध्यान देंगे। लिंकेज या सहलग्नता शब्द से ही स्पष्ट है। लिंकेज का अर्थ होता है साथ साथ, सहलग्नता मीन्स साथ साथ पाया जाना, अर्थात गुणसूत्र पर अनेक जीन ऐसे होते हैं जो एक साथ सहलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत भी वो पृथक नहीं होते और जनक पीढ़ी से संतत पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे जीन को हम सहलग्न जीन कहते हैं। तो आओ देखते हैं हम आप सहलग्नता की परिभाषा। लक्षणों की सम्मिलित वंशागत को सहलग्नता यानी लिंकेज कहते हैं। लक्षणों की सम्मिलित वंशागत को सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। मीन्स the gene which are present on the same chromosome, the gene which are present on the same chromosome, अर्थात वे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। सपोज ये एक गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र पर उपस्थित ये बहुत सारे जीन्स हैं। द जीन्स which are present on the same chromosome have tendency to remain during the course of inheritance। वे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं उनमें ये क्षमता होती है कि वो उनके साथ बने रहते हैं। have tendency to remain together during the course of inheritance, अर्थात वे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उनमें ये क्षमता होती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होने के बाद भी साथ साथ बने रहते हैं। ऐसे जीन को हम सहलग्न जीन या लिंक्ड जीन कहते हैं। आगे ध्यान देते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ जीन रिमेन टूगेदर इज कॉल्ड linkage, यानी the genes which are present on the same chromosome have a tendency to remain together during the course of inheritance. This tendency of gene remain together is called linkage, अर्थात गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक जीन ऐसे होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते। गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक जीन ऐसे होते हैं जो कभी भी पृथक नहीं होते, जो कभी भी पृथक नहीं होते तथा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भी वो अलग नहीं होते, एक साथ बने रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
वंशागत हो जाते हैं, ऐसे जीन को सहलग्न जीन तथा इनकी आनुवांशिकता को सहलग्नता कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, गुणसूत्र पर अनेक जीन ऐसे होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते, वे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भी अलग नहीं होते, एक साथ बने रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। ऐसे जीन को सहलग्न जीन तथा इनकी आनुवांशिकता को लिंग सहलग्नता या सहलग्न जीन या इनकी प्रक्रिया को सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लिंकेज। डियर स्टूडेंट्स, लिंकेज का इतिहास बहुत ही पुराना है। लिंकेज के बारे में आपको बताने से पहले ये जानना होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनहेरिटेंस के जो भी प्रयोग किए, आनुवांशिकता के जिन भी प्रयोगों को किया, उनमें लिंकेज की अवस्था नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को लिंकेज का कोई आइडिया नहीं था। सौभाग्य था ग्रेगर जॉन मेंडल का। उन्होंने जिन 7 तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया वो अलग अलग गुणसूत्र पर थे, अर्थात जीन के बीच की दूरी अधिक थी, जो लिंकेज की अवस्था को दर्शाता नहीं था। मेंडल ने जिन भी तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया वो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे, इसलिए उनमें लिंकेज की अवस्था नहीं बनी। अगर संयोग से मेंडल पोड का शेप और स्टेम की हाइट को लेकर के क्रॉस कराते तो लिंकेज की अवस्था मिल जाती, क्योंकि दोनों करेक्टर सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, इफ मेंडल क्रॉस्ड, ऐसा हुआ नहीं है यद्यपि, मेंडल अगर करते पोड का शेप और हाइट प्लांट की, उनको अगर कंपेयर करके उनको एलील के रूप में अगर वो उनकी वंशागत का अध्ययन करते तो शायद उनको लिंकेज का ज्ञान हो जाता, बट मेंडल हैव नो एनी आइडिया अबाउट द लिंकेज। नाउ अबाउट लिंकेज, लिंकेज के बारे में सबसे पहली जानकारी बैक्सन और पुनेट ने एक्सप्लेन किया। बैक्सन और पुनेट दो महत्वपूर्ण आनुवांशिक वैज्ञानिक जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को कपलिंग एंड रिपल्सन के नाम से एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट्स, एक नई जानकारी आप, कपलिंग एंड रिपल्सन मीन्स युग्मन तथा प्रतिकर्षण, युग्मन तथा प्रतिकर्षण के नाम से बैक्सन और पुनेट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने जिस प्लांट को सिलेक्ट किया उस प्लांट का नाम था स्वीट पी। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने गॉर्डन पी पे काम किया था और बैक्सन एंड पुनेट ने लिंकेज की अवस्था को दर्शाने के लिए जिस प्लांट को सिलेक्ट किया उस प्लांट का नाम था स्वीट पी, जिसका बोटैनिकल नेम है लाइथेरस ओडोरेटस। लाइथेरस ओडोरेटस एक महत्वपूर्ण प्लांट है जिस पर कपलिंग एंड रिपल्सन को देखा गया। बैक्सन और पुनेट ने इस प्लांट के 2 एलील लिए, ध्यान देंगे, पर्पल फ्लावर विथ लॉन्ग पोलेन, पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलेन वाले प्लांट को क्रॉस किया रेड फ्लावर राउंड पोलेन वाले प्लांट से, जिसका जीनोटाइप था कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल एल और रेड फ्लावर राउंड पोलेन जो रेसेसिव पैरेंट था, जिसका जीन प्रारूप था स्मॉल पी, स्मॉल एल, दोनों पैरेंट थे। इन दोनों प्लांट के बीच जब क्रॉस कराया गया गैमीट बना, और जब F1 जनरेशन आया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये जो प्लांट हमको मिला कैपिटल P, कैपिटल L, स्मॉल एल, अर्थात हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी, और ये प्लांट था पर्पल फ्लावर एंड
लॉन्ग पोलेन, ये प्लांट हमको मिला। ध्यान दीजिएगा कि लैथरस ओडोरेटस प्लांट का जो करेक्टर लिया गया, पर्पल फ्लावर, लॉन्ग पोलेन, दैट इज अ डोमिनेंट पेरेंट, एंड रेड फ्लावर विथ राउंड पोलेन, दैट इज अ रिसेसिव पेरेंट, और क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में हमें हेक्टोजाइगस पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलेन वाले प्लांट मिले। अब यहाँ पे आगे पनेट ने, बैटसन ने यह ऑब्जर्व किया कि जब इस F1 प्लांट को क्रॉस किया गया और F2 पीढ़ी इस प्लांट को आप देखेंगे कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l, इसको क्रॉस किया गया, सेल्फ पोलिनेशन कराया गया और इसके थ्रू जब F2 जनरेशन निकाला गया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र अपविहवन के नियमानुसार, स्वतंत्र अपविहवन के नियमानुसार इस F1 प्लांट में सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन में 9:3:3:1 रेशियो आना चाहिए था, जो हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो था कि ये रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें मिलता है। ये बात पुनेट और बैटसन के दिमाग में थी कि ये हमें रिजल्ट मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। F2 जनरेशन का ये एक्सपेक्टेड था, ये रिजल्ट ना मिल करके हमें रिजल्ट मिला F2 जनरेशन में 11:1:1:3 अर्थात 11:1:3 का F2 रेशियो मिला हमें। ये ना मिल करके हमें ये रेशियो मिला, F2 जनरेशन का रेशियो मिला, दैट इज डिफर फ्रॉम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस से अलग था, अर्थात यहां पे जो थे आप देखेंगे कि ये 11 प्लांट जो थे पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलेन के थे, और 3 प्लांट जो थे ये रेड फ्लावर एंड राउंड पोलेन के थे। मींस आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे उन पेरेंटल कैरेक्टर का रेशियो ज्यादा था। ध्यान देने की बात है, पेरेंटल कैरेक्टर का रेशियो ज्यादा था और जो न्यू कैरेक्टर या रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर थे इनका रेशियो कम था, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को फॉलो नहीं करता। तब पुनेट और बैटसन के दिमाग में कुछ एक नया विचार आया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्लांट F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो नहीं दे रहा है, एक नया रेशियो दे रहा है, 11:1:1:3 का रेशियो दे रहा है। आप इसको क्रॉस बनाओगे चेकर बोर्ड में, पुनेट स्क्वायर चार्ट में, तो 16 प्लांट आपको मिलेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ऑलरेडी आपको पता होगा, और उस 16 प्लांट में 11 प्लांट आपको लॉन्ग पोलेन वाले और पर्पल फ्लावर के होंगे, और 3 प्लांट आपके रेड फ्लावर और राउंड पोलेन के होंगे, और 1 प्लांट आपका पर्पल फ्लावर और राउंड पोलेन का होगा, और 1 प्लांट आपका रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलेन का होगा, जो 11:1:1:3 का रेशियो था, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था। एक नई क्यूरियोसिटी दिमाग में, एक नई जिज्ञासा बैटसन के आई, ऐसा क्या हो सकता है, ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने फर्दर इसको चेक करना चाहा, तो ध्यान दोगे बच्चों, फर्दर इसको उन्होंने चेक करना का चाहा जीनोटाइप टेस्ट निकालने के लिए, कि जीनोटाइप चेक करना है, और आपको पता है कि जीनोटाइप को अगर पता करना है किसी अननोन प्रोजीनी का, F1 प्रोजीनी का, तो आपको बैक जाना पड़ेगा और टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। तो अब हम इस F1 प्लांट का टेस्ट क्रॉस अगर कराते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये F1 प्लांट है हमारा हेक्टोजाइगस, और इस हेक्टोजाइगस प्लांट को हम रिसेसिव पेरेंट अर्थात स्मॉल p स्मॉल l के साथ अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हमें जो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो मिलेगा वो भी बहुत चौंकाने वाला था। ध्यान दीजिएगा, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट था, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में डाई हाइब्रिड प्लांट का जो रेशियो होता है, जो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है, वो 1:1:1:1
1, अर्थात 1:1:1:1 होता है। ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है और यही मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी रेशियो 1:1 होता है। अब आप ध्यान दोगे, जब इस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन वाले प्लांट का रिसेसिव पेरेंट रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन वाले प्लांट के साथ जब क्रॉस कराया गया पुनेट एंड बैक्सन के द्वारा, जो टेस्ट क्रॉस का जो हमें रेशियो मिला वो मिला 7:1:1:7। देखो यहां पे एक नया रेशियो मिल रहा है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो टेस्ट क्रॉस लथाइरस ओडोरेटस का जो टेस्ट क्रॉस आया उसका अनुपात मिला हमें 7:1:7। पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाओगे, 16 चेकर बोर्ड बनाओगे, आप उसमें क्रॉस करेंगे तो आपको जो 14 प्लांट मिले वो पेरेंटल कैरेक्टर के थे और 2 प्लांट आपको ऐसे मिल रहे हैं जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हैं। अर्थात यहां ये एक चीज प्रदर्शित हो रहा है कि पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर का ग्राफ कम है। व्हाई? इसी चीज के लिए बैक्सन और पुनेट ने एक अपने दिमाग में आइडिया लाया और उस आइडिया को दिया कि बहुत सारे ऐसे नेचर में प्लांट हैं जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस को फॉलो नहीं करते, अर्थात उनके अंदर जो एलील हैं वो जो फैक्टर हैं, जो जीन हैं, जो गुणसूत्र पर जीन हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी अलग नहीं होते, साथ में बने रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, जिसके कारण पेरेंटल कैरेक्टर का ग्राफ ज्यादा होता है और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर का ग्राफ कम होता है। अर्थात इसी के संबंध में उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने कहा कि गैमीट फॉर्मेशन के समय कपलिंग और रिपल्सन होता है। कपलिंग मतलब कपल जोड़े में साथ साथ बने रहना और रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण, अर्थात गैमीट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन यहां पे जो कपलिंग है वो जीन एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, बैक्सन और पुनेट अच्छी तरीके से इस कपलिंग और रिपल्सन की प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अर्थात इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो चेंज हो रहा था इसका सही रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट कपलिंग एंड रिपल्सन के माध्यम से लिंकेज की आधारशिला रख दी और लिंकेज की आधारशिला कपलिंग और रिपल्सन के कॉन्सेप्ट थ्योरी से मिला हमें और इसी पर आगे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने आगे फर्दर अपना काम किया। तो अब हम बात करते हैं बैक्सन और पुनेट के द्वारा बनाए गए आधार पर, जिन्होंने लिंकेज का एक ग्राउंड तैयार कर दिया और उस चीज को खोज निकाला कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता, 9331 का रेशियो नहीं आता, अर्थात बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो लिंक्ड कंडीशन में पाए जाते हैं और वो कभी अलग नहीं होते। ये एक ग्राउंड तैयार कर दिया गया बैक्सन और पुनेट के द्वारा, जिसे आगे थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में इस प्रयोग को फर्दर किया और उन्होंने लिंकेज शब्द का सर्वप्रथम आविष्कार किया। ध्यान दीजिएगा, लिंकेज शब्द को सर्वप्रथम यूज किया टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन यूज द टर्म लिंकेज एंड गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज शब्द का आविष्कार किया। सहलग्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में टीएच मॉर्गन ने किया और लिंकेज से संबंधित क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज
दिया गया टीएच मॉर्गन के द्वारा, और ये कॉन्सेप्ट जिस एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया गया उस एनिमल का नाम था फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, यानी ड्रोसोफिला मेलैनोगैस्टर। आगे बात करते हैं, ड्रोसोफिला मेलैनोगैस्टर में लिंकेज की थ्योरी एक्सप्लेन की गई। तो आप ध्यान दोगे कि लिंकेज की थ्योरी क्या है। तो लिंकेज है क्या, लिंकेज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको ध्यान देना है आपको। लिंकेज दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिंकेज दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सपोज ये एक गुणसूत्र है और उस पर दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और स्वतंत्र अपविहवन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग जोड़ी के गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, लिंकेज दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सपोज ये हमारे पास गुणसूत्र है और उस पर ये लक्षणों के जीन हैं, ये ए और ये बी जीन है, इसे हमने स्मॉल ए और इसे स्मॉल बी कहा। अर्थात एक प्रकार के जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, लेकिन जो स्वतंत्र अपविहवन दर्शाने वाले लक्षण होते हैं उनके जीन जो हैं अलग अलग जोड़ी के गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। स्वतंत्र अपविहवन दर्शाने वाले, सपोज ये गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र हैं, तो यहाँ पे एक जीन होगा जिसे हमने माना कैपिटल ए, और यहाँ पे दूसरा जीन होगा, इसे हम मानेंगे स्मॉल ए, और इसी तरीके से इस जीन को हम मानेंगे कैपिटल बी और इसे हम मानेंगे स्मॉल बी। तो आप देखें, दोनों में कंपैरिजन करें, यहाँ पे जो जीन है ये लिंकेज को शो कर रहा है, ये लिंकेज को शो कर रहा है, और ये स्वतंत्र अपविहवन को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, अर्थात लिंकेज दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ए और बी दोनों एक पर, स्मॉल ए स्मॉल बी एक पर। लेकिन यहाँ पे जो स्वतंत्र अपविहवन दर्शाते हैं उनके जीन अलग अलग जोड़ी के गुणसूत्र पर हैं। कैपिटल ए एक गुणसूत्र पर है, स्मॉल ए दूसरे गुणसूत्र पर है, कैपिटल बी एक गुणसूत्र पर है और स्मॉल बी दूसरे गुणसूत्र पर है। ठीक, आगे ध्यान देते हैं, एक गुणसूत्र पर उपस्थित समस्त जीन एक संलग्न समूह बनाते हैं। महत्वपूर्ण लाइन, एक गुणसूत्र पर उपस्थित समस्त जीन संलग्न समूह यानी लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। अब आपको देखना है कि लिंकेज ग्रुप क्या है। आप जानोगे कि जैसे एक गुणसूत्र है, इस पर जितने भी जीन पाए जाएंगे बेटा, सपोज ए बी सी डी ई, तो ये सारे जीन मिल करके एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। अर्थात एक गुणसूत्र पर जितने भी जीन पाए जाएंगे वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। और अब हम लिंकेज ग्रुप को निकालना चाहें तो यह भी जानेंगे कि लिंकेज ग्रुप कहाँ और कैसे कितना होता है। तो ध्यान देंगे कि लिंकेज समूह की संख्या, संलग्न समूह की संख्या बराबर गुणसूत्रों की आगुणित संख्या, गुणसूत्रों की आगुणित संख्या या समजात गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या, या समजात गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या को ही हम संलग्न समूह की संख्या या लिंकेज समूह की संख्या कहते हैं। अब जैसे हम निकालना चाहें तो लिंकेज समूह दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया जाएगा, ऑर्गेनिज्म हमने ले लिया और इस ऑर्गेनिज्म का 2n हमने ले लिया कि टोटल नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n हैप्लॉयड कंडीशन हमने ले लिया गैमीट की, और आगे हमने ले लिए इनके कितने जोड़े हैं, और साथ में अब जोड़ों के बाद हमने ले लिया कि यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितने होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मटर में
यहाँ पे हमने ले लिया मटर का प्लांट। मटर के प्लांट में 2n 14 क्रोमोसोम होता है, n 7, जोड़े कितने हैं 7, तो लिंकेज ग्रुप इसमें हो जाएगा हमारा 7। तो मटर में 7 लिंकेज समूह पाए जाते हैं। आप मनुष्य में ले लीजिए, मनुष्य में 2n 46, n 23, जोड़े कितने हो गए 23, और लिंकेज ग्रुप कितना हो गया 23। तो आप कहोगे मनुष्य में लिंकेज ग्रुप की संख्या 23 होती है। इसी तरीके से मक्का में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 20, n बराबर 10, और इनके जोड़े कितने हो गए 10, और लिंकेज ग्रुप की संख्या हो गई 10। इस तरीके से बेटा हम किसी भी एनिमल और प्लांट में अगर हमें उसके डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या पता है तो हम उसमें लिंकेज ग्रुप को काउंट कर सकते हैं। और लिंकेज ग्रुप को काउंट करने के लिए सीधा फार्मूला है सहलग्न समूह की संख्या बराबर गुणसूत्रों की अगुणित संख्या या समजात गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या। समजात गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या ही उसके सहलग्न समूह की संख्या होती है। आगे ध्यान देते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हमने इसको लिखा है, जिसे हाईलाइट करके हमने रेड कलर से दिया है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक सहलग्न समूह होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही सहलग्न समूह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे अभी हमने देखा एक कंपटीशन में, तो उसमें दिया गया कि ई कोलाई में कितने सहलग्न समूह होंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है कई बार, इस्रेकिया कोलाई में कितने सहलग्न समूह होंगे, तो आप ऑलवेज कहोगे कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी हो या अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, उनमें केवल एक ही सहलग्न समूह पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में एक ही डीएनए होता है। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन यूकैरियोट जैसा नहीं होता, सो दैट इन ऑल प्रोकैरियोट हैव वन लिंक्ड ग्रुप, एक ही लिंकेज ग्रुप प्रोकैरियोट में पाया जाता है। आगे ध्यान देते हैं, सहलग्नता रेखीय होती है। लिंकेज इज लीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सहलग्नता रेखीय होती है, अर्थात गुणसूत्र पर जीन एक रेखीय क्रम में ही लगे होते हैं। अर्थात जीन के लगने का क्रम रेखीय होता है, अर्थात सहलग्नता लीनियर यानी रेखीय होती है। दूसरी चीज, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ध्यान देंगे, लिंकेज जीन के मध्य के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखो इसको कैसे समझोगे, जब किसी जीन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो सहलग्नता यानी लिंकेज, दूरी बढ़ने से जीन के मध्य अगर दूरी यानी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो लिंकेज कम हो जाएगा। जीन के मध्य दूरी बढ़ने से लिंकेज कम होगा और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर जीन के बीच की दूरी अधिक है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस अधिक होंगे, और जब लिंकेज के लिए क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के बीच की दूरी डिस्टेंस अगर कम है तो लिंकेज अधिक होगा। डिस्टेंस अगर कम है तो लिंकेज अधिक होगा।
और अगर डिस्टेंस अधिक है तो लिंकेज कम होगा। ये आप याद रखोगे, इसलिए कहा गया लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, अर्थात जीन के मध्य के बीच जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है लिंकेज यानी सहलग्नता। अब आप इस पर ध्यान देते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक से देता हूं। अब आप बेटा, आपने एनसीईआरटी की अपनी बुक देखी होगी और उस बुक में टी.एच. मॉर्गन जो लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किए हैं, उन्होंने जिस एनिमल को सिलेक्ट किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जो क्रॉस करने के लिए जो करैक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया, जैसे आप ध्यान दोगे कि जब नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग और इसको क्रॉस किया गया ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग के साथ, ध्यान दीजिएगा, दो कैरेक्टर लिया गया टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल विंग दैट इज अ डोमिनेंट पेरेंट एंड ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग दैट इज अ रिसेसिव पेरेंट। अब जब इसमें क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग वाले फ्रूट फ्लाई पैदा हुए, और जब इन फ्रूट फ्लाई में सेल्फिंग कराई गई तो आपने देखा सेल्फिंग कराई गई तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग में ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग में जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग वाले हमें फ्रूट फ्लाई प्राप्त हुए। सेल्फिंग के द्वारा हमें 9:3 का रेशियो नहीं मिला, अर्थात यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फॉलो नहीं हुआ। फर्दर टी.एच. मॉर्गन ने जब F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट के साथ जब टी.एच. मॉर्गन ने क्रॉस कराया, अर्थात टेस्ट क्रॉस कराया, और जब टेस्ट क्रॉस कराया तो उन्हें पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर का जो रेशियो मिला, वो 83:17 अर्थात 83:17 का अनुपात उनको मिला। अर्थात यहाँ पे जो पैरेंटल कैरेक्टर थे वो 83% थे और 17% जो कैरेक्टर थे वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के कैरेक्टर थे। ये क्रॉस कराया गया टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, जिसमें उन्होंने देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फर्दर फॉलो नहीं किया जा रहा। अब आगे इसी पे बात करते हैं हम अपने एनसीईआरटी की बुक को। तो एनसीईआरटी के बुक में जो क्रॉस किया गया है वहां पे आप देखेंगे क्रॉस ए जिसमें आप देखने को पाओगे जो श्वेत और पीले क्रॉस रंग के फ्रूट फ्लाई लिए गए, उनको क्रॉस कराया गया वाइल्ड टाइप से। इनके बीच जीन की दूरी कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है कि क्रॉस ए में जीन के मध्य दूरी कम है, और जब जीन के मध्य दूरी कम है तो सहलग्नता अधिक होगी, और जब सहलग्नता अधिक होती है तो हमें जनिकीय प्रकार के अर्थात पैरेंटल टाइप के और रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो कैरेक्टर मिल रहे हैं, इनका जो रेशियो है आप क्रॉस ए में देखने को पाएंगे कि 98.7% हमें पैरेंटल कैरेक्टर मिल रहे हैं और 1.3
3% हमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉस ए। एनसीईआरटी का जो हमारा क्रॉस ए है, जहां पे जीन के मध्य दूरी कम है, यही कंट्रास्टिंग वर्ड है यहाँ पे। जीन के मध्य दूरी कम होगी तो सहलग्नता अधिक होगी, ये आपको याद रखना है। और क्रॉस बी को आप फॉलो करो बेटा। क्रॉस बी में आप देखोगे कि जीन के मध्य दूरी अधिक है। क्रॉस बी में जीन के मध्य दूरी अधिक है, और जब जीन के मध्य दूरी अधिक है तो पेरेंटल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, और पेरेंटल कैरेक्टर जो हमको मिल रहे हैं वो 62.8% मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ग्राफ क्या था, जब जीन के बीच दूरी कम थी तो 98.7% हमें पेरेंटल कैरेक्टर मिल रहे हैं। बट यहां पे जब जीन के मध्य दूरी अधिक है, यहां कम है, यहां अधिक है, और दूरी अधिक होगी सहलग्नता कम हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। दूरी अधिक होगी, सहलग्नता कम होगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। और यहां पे जो हमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं उनका अनुपात है 37.2%। देखिए 37.2% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर जीन के मध्य दूरी अधिक होने पर है, जीन के मध्य दूरी अधिक होने पर। तो बेटा आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक का जो फिगर है वो फिगर नंबर 5.11, ये फिगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे एफ क्रॉस में जीन के मध्य दूरी कम है तो सहलग्न लक्षण अधिक हैं, और रिकॉम्बिनेंट लक्षण 1.3% ही हमें मिल रहे हैं। लेकिन दूसरे क्रॉस में जीन के मध्य दूरी अधिक होने पर हमें पेरेंटल कैरेक्टर कम मिलेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बढ़ गया है, और हमें 62.8% पेरेंटल कैरेक्टर और 37.2% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर प्राप्त होते हैं। ये हमें एनसीईआरटी के क्रॉस से हमें मिल गया। तो हमने एनसीईआरटी के क्रॉस पर भी बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि जो सहलग्न लक्षण होते हैं, इन सहलग्न लक्षणों का जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर सहलग्न जीन की व्यवस्था 2 प्रकार से होती है। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र पर सहलग्न जीन की व्यवस्था 2 प्रकार से होती है। एक व्यवस्था सिस अरेंजमेंट होती है और दूसरी व्यवस्था ट्रांस अरेंजमेंट होती है। अर्थात सिस व्यवस्था और ट्रांस व्यवस्था, ये 2 व्यवस्था है गुणसूत्र पर सहलग्न जीन की। सहलग्न जीन 2 प्रकार से गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं। ध्यान देंगे, सिस अरेंजमेंट क्या होता है, जब दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर पाए जाएं। अर्थात जब दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर हो, जैसा फिगर आप देख रहे हैं बेटा, इस फिगर को थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके दिखा दूं कि जब एक गुणसूत्र पर दोनों प्रभावी जीन अर्थात कैपिटल ए और कैपिटल बी और दूसरे गुणसूत्र पर दोनों अप्रभावी जीन स्मॉल ए स्मॉल बी हो, तो यह व्यवस्था सिस अरेंजमेंट कहलाती है। और दूसरा ट्रांस अरेंजमेंट में जब आप जाओगे तो जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी, देखिए यहां पे एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल बी, जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी जीन तथा दूसरे गुणसूत्र पर एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी जीन, तो आप यहां देखेंगे कि 2 गुणसूत्र हैं, एक यहां प्रभावी कैपिटल ए, दूसरा यहां अप्रभावी स्मॉल बी और यहां एक प्रभावी कैपिटल बी
स्मॉल ए, दूसरा अप्रभावी स्मॉल ए और दूसरा प्रभावी कैपिटल बी। तो ये जो व्यवस्था है ये ट्रांस व्यवस्था है और ये व्यवस्था जो है सिस व्यवस्था है। तो दो प्रकार से जीन व्यवस्थित होते हैं, संलग्न जीन व्यवस्थित होते हैं गुणसूत्र पर। अब दोनों में थोड़ा सा अलग आप ये जानेंगे, जब सिस व्यवस्था होगी तो सिर्फ पैरेंटल कैरेक्टर ही डेवलप होंगे और जब ट्रांस व्यवस्था होगी तो पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों प्रकार के कैरेक्टर डेवलप होंगे, क्योंकि ट्रांस व्यवस्था होने पर यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे और सिस व्यवस्था होने पर 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं और दोनों पैरेंटल कैरेक्टर को ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत करेंगे। तो आपने देखा कि सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट 2 प्रकार से संलग्न जीन व्यवस्थित होते हैं। आगे आपको यह भी ध्यान देना है कि संलग्न जीन और रिकॉम्बिनेंट जीन के परसेंटेज घटते बढ़ते हैं जीन के मध्य दूरी कम या अधिक होने पर। अब अगर यह कहा जाए कि समजात गुणसूत्रों पर रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज जो होता है वो कभी भी रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर 50% से अधिक नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कभी भी 50% से अधिक नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और दूसरी चीज अब आप जानेंगे कि जो लिंकेज है ये 2 प्रकार का होता है। आप ध्यान देंगे बेटा, लिंकेज 2 प्रकार का होता है। एक लिंकेज को हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, और दूसरे को हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर आप जान लो। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होते हैं? कंप्लीट लिंकेज में केवल पैरेंटल कैरेक्टर ही आते हैं, पैरेंटल कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। इनमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं आते, अर्थात युग्मकों की शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है और कंप्लीट लिंकेज बहुत ही रेयर है बेटा, बहुत ही दुर्लभ है। यह मुख्य रूप से मेल ड्रोसोफिला में, आप ध्यान दीजिएगा, मेल ड्रोसोफिला में और सिल्क इंसेक्ट में, सिल्क इंसेक्ट में देखा गया है। आपसे ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कंप्लीट लिंकेज किस में होता है, तो ऑलवेज आप याद रखोगे कि कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होता है जिसमें पैरेंटल कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं आते, युग्मकों की शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और यह लिंकेज बहुत ही रेयर है जो नर ड्रोसोफिला में और रेशम के कीट में यह लिंकेज देखा गया है। और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है ये वेरी कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत अधिक है, जिसमें पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों टाइप के कैरेक्टर बनते हैं। यहां पे पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर दोनों बनते हैं, जिससे पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर बनने के कारण उनके बीच विविधताएं विकसित नजर आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको लिंकेज की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लिंकेज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह इसका अनुप्रयोग जो है कि लिंकेज वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी जात के गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जीन के मध्य
दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जो हमारी यूनिट है, जीन के बीच की दूरी को ज्ञात करने की जो यूनिट है वो सेंटीमॉर्गन है, सेंटीमॉर्गन है। और हम इस तरीके से जीन मैपिंग कर सकते हैं। और जीन मैपिंग अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम, गुणसूत्र में जीन का आरेखी निरूपण करना, उनके बीच की दूरी को ज्ञात करना, उनमें सहलग्नता और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज ज्ञात करना, उनमें विविधताओं का कारण जानना, हम जीन मैपिंग के द्वारा आगे फर्दर करते हैं। और जीन के बीच की दूरी ज्ञात करने की जो यूनिट है वो सेंटीमॉर्गन है। ये हमारे लिंकेज का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। और लिंकेज के कारण पैरेंटल कैरेक्टर बने रहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन अर्थात क्रॉसिंग ओवर वो प्रक्रिया है कि जिससे एक जीव के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनकों के हूबहू समान नहीं होती, वो उनसे अलग दिखती हैं, इसलिए एक माता पिता की संतानें एक जैसी नहीं होती। तो लिंकेज आपको हमने आज अवगत कराया कि लिंकेज एक आनुवांशिक प्रक्रिया है जिसमें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन पीढ़ी दर पीढ़ी साथ बने रहते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, जिससे वो पैरेंटल कैरेक्टर फर्दर जनरेशन टू जनरेशन देते रहते हैं। तो आगे के वीडियो में हम आपको क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन लेकर आएंगे जो इसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने लिंकेज को देखा, लिंकेज की विशेषताओं को देखा, लिंकेज के ग्रुप को देखा और साथ ही गुणसूत्र पर संलग्न जीन की व्यवस्था, सिस और ट्रांस अरेंजमेंट को देखा, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज एंड प्रोकैरियोट में जो जीन है वो कितना ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ये चीज आपको मिली। और दूरी बढ़ने से, जीन के बीच दूरी बढ़ने से लिंकेज कम हो जाता है और जीन के बीच दूरी कम होने से लिंकेज अधिक होगा, पैरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आएगा। इस प्रकार हमारा टॉपिक लिंकेज आप कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है आपको लिंकेज से लाभ मिलेगा और आप में जेनेटिक्स से रिलेटेड इंप्रूवमेंट आएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं क्रॉसिंग ओवर के साथ, जो एक नया टॉपिक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।